बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार थानों से लेकर एसपी ऑफिस तक व्यवस्था दुरुस्त करने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में क्या राज्य में एक बार फिर से पूर्व डीजीपी अभयानंद वाला फॉर्मूला बिहार पुलिस में आजमाया जाएगा? क्या एसएचओ से लेकर एसपी और एसएसपी स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही IITN डीजीपी तय करेंगे? दरअसल बिहार कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार डीजीपी बनते ही एक्शन में आ गए हैं। विनय कुमार के एक्शन का ही नतीजा है कि 72 घंटे में ही हालत सुधरने के संकेत मिलने लगे हैं। अब हर जिले में एसपी देर रात तक ऑफिस में बैठने लगे। रात को एसएचओ, डीएसपी और एसपी सड़कों पर गश्त करने उतरने लगे। कई जिलों के एसपी सुबह देर से उठने की आदत छोड़कर अब टाइम पर दफ्तर पहुंचने लगे। नए डीजीपी विनय कुमार हर जिले के पुलिस कप्तान से खुद बात कर क्राइम कंट्रोल के तरीके को भी बता रहे और खुद भी समझ रहे हैं। दरअसल डीजीपी का यह रूप और एक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से अभयानंद वाला पुलिसिंग का दौर शुरू होने वाला है। पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में अब देर रात तक अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। सरदार पटेल भवन में डीजीपी खुद सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। राज्य में क्राइम कंट्रोल को लेकर नए नए उपाय भी बता रहे हैं और अधिकारियों से क्राइम कंट्रोल के लिए आइडिया और सुझाव भी मांग रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार में मर्डर, रंगदारी, शराब तस्करी, लूट, रेप और गैंगरेप जैसे अपराधों को लेकर बड़ा एक्शन शुरू होने वाला है। इसका खाका तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को शाम को विनय कुमार के डीजीपी बनने की अधिसूचना जारी हुई और अगले दिन बैठते ही जिले के एसपी और राज्य के 1400 थानेदारों के लिए नया फरमान आ गया। इस आदेश से पुलिस महकमे तो छोड़िए, बालू माफिया, रेत माफिया, चिमनी माफिया और कोयला माफिया सहित कई तरह के अपराध में संलिप्त व्यक्तियों की गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किए अकूत संपत्तियों का जब्ती का डर सताने लगा, क्योंकि अब हर थाने में इस तरह के लोगों को संपत्ति की चिन्हित कर अटैच करना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल विनय कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा, बिहार पुलिस अब BNS एक्ट के तहत माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करेगी। उन्होंने सभी थानेदारों को आदेश दिया वे अगले 1 महीने के भीतर अपने क्षेत्र के कम से कम एक माफिया के संपत्ति जब्त करने के लिए कार्रवाई करें। दरअसल डीजीपी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पुलिस को आम लोगों के बीच रहना होगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए दिन रात गश्त तेज करनी होगी। पुलिस सड़क पर दिखेगी तो अपराधियों में खौफ होगा। थानेदार हो या उससे ऊपर के अधिकारी, सभी को अपने इलाके में गश्ती करनी होगी। जब पुलिस सड़कों पर दिखेगी तो अपराधी के हौसले पस्त होंगे। डीजीपी ने आगे कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जांच प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है। फॉरेंसिक FSL की क्षमता बढ़ाई जा रही है। बिहार में अभी 4 FSL काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हर जिले में मोबाइल FSL की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही डायल 112 को और दुरुस्त किया जाएगा। अभी 2000 वाहन पूरे राज्य में है और ऐसे में आपको बता दें कि विनय कुमार उस थ्योरी पर उसी थ्योरी पर काम शुरू कर दिए हैं जिस थ्योरी पर कभी बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद काम किया करते थे। जब अभयानंद को राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई, राज्य में कुछ खास संसाधन नहीं थे, लेकिन आज सिपाहियों की कमी काफी हद तक दूर हो चुकी है। बिहार पुलिस के पास स्टैंडर्ड हथियार भी आ गए। साइबर अपराध से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर दिया गया। राज्य में आधा दर्जन जगहों पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनकर तैयार हो गए। ऐसे में विनय कुमार को लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जिम्मेदारी अहम होगी। अभयानंद अक्सर कहा करते थे कि राज्य में विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नहीं डीजीपी की होती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर डीजीपी मुख्यमंत्री की तरफ उनका चेहरा देखते रहेंगे तो कानून व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगा। इसलिए डीजीपी की जिम्मेदारी है कि उसका हल निकालना, नए नए तरीके को ढूंढना। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विनय कुमार भी अभयानंद वाली थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया है? क्या बिहार में एक बार फिर से स्पीड ट्रायल चलाकर कानून का डर बनाकर अपराधियों में खौफ आएगा? वेलकम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
क्या आगे कुछ करेंगे, क्या रणनीति रहेगी सर? बड़ी चुनौती है सर। देखिए, पुलिस का कार्य कानून में परिभाषित है। जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ। तो कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम, परिनियम, अधिनियम हैं, सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा और अपराधियों पर काफ़ी सख्त नकेल कसा जाएगा और अपराधियों पर चतुर्दिक दिशा से प्रयास किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को प्रभावी किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल में धार लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्पीडी ट्रायल पूर्व में भी सुशासन को बुलंद करने में, स्थापित करने में एक प्रबल भूमिका निभाई है और इसका एक बड़ा संकेत जाता है अपराधियों में। स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्भेदित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है, उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा। जो भी गंभीर कांड हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया। पहले था कि हम लोग एक पोस्ट ऑफिस का काम करते थे और ईडी के यहाँ भेजते थे अटैचमेंट के लिए, लेकिन अब जो बीएनएसएस में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है कि पुलिस के पदाधिकारी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी अटैच कर सकते हैं। इस प्रावधान को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे, थाना स्तर पे लागू करेंगे और हर थाना को कम से कम महीने में 1-2 ऐसे मामले चिन्हित करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे अपराधियों की संपत्ति को और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है। तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी बीएनएसएस में, जो पहले हम लोग ईडी के माध्यम से कराते थे, अब पुलिस जो पहले सीआरपीसी की धारा 102 में हमें सख्ती थी, अब बीएनएसएस में उसको और विस्तारित किया गया है और उसमें प्रबलता, प्रखरता लाई गई। उसका हम लोग प्रयोग करेंगे भरपूर ढंग से और उसका तुरंत हम लोग प्रारंभ करा देंगे। इसके बाद जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, उसके बाद फिर जो एनडीपीएस के अंतर्गत है या लीकर जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको भी लिया जाएगा इस दायरे में। और बड़ा आसान है उसको पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। संपत्ति को पता करने के भी तौर तरीके बहुत सारे, अब सिर्फ इंटेलिजेंस पे नहीं लेकिन बहुत सारा डेटाबेस है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ अनुसंधान करना ही हमारा काम नहीं होगा, बल्कि अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित करेंगे और उस संपत्ति उनकी रहेगी नहीं तो फिर अपराध करेंगे क्यों? इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, निर्बाध रूप से करते हैं, इसलिए उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। अनुसंधान का जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसके अंतर्गत हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जितने हमारे परिवेक्षी पदाधिकारी हैं अनुसंधान की समीक्षा करेंगे और केसेस के डिस्पोजल पे बल रहेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित है उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफ़ी लंबे समय तक लंबित रह जाती हैं किसी किसी कांड में। तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी और उनमें भी हम लोग स्पीडी ट्रायल वगैरह कराएंगे। बिहार में सर, बिहार में के बावजूद भी जो है शराब जो है सभी जगह बड़े माफिया नहीं पकड़े जाते हैं। किस तरह से कार्रवाई करते हैं? तो जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें जो बैकएंड्स पे भी और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस है वो देखा जाएगा कांडों में कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गहन समीक्षा की जाएगी कांडों की। और कांडों की समीक्षा मैं 9 साल लगभग सीआईडी में रहा हूँ, तो केस की समीक्षा कैसे की जाएगी
उसका अनुभव हमें पूर्व से भी प्राप्त है, तो केसेस की समीक्षा वार फुटिंग पे कराएंगे और जो भी आईओ इसमें वांटिंग पाए जाएंगे, जो पाए जाएंगे लापरवाह सुस्त पाए जाएंगे, उनको डिसमिसल की कार्रवाई की जाएगी। भारी संख्या में हम लोग रूथलेसली उनको निकाल देंगे पुलिस से। ज्यादा बढ़ रही है क्या, उसको लेकर भी कुछ बिहार पुलिस की तरफ से कार्रवाई? नहीं, वो तो हमारा मूल अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है। इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस से सर कैसे डील आउट करेंगे? आपका एक स्टेटमेंट भी सामने आया, डिस्पाइट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू। नहीं, वी हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल, आई थिंक 2017-18 में काफ़ी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में आई रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें